अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, MSA 2 दिसंबर 24 का सेशन हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ सर फुरकान मौजूद है जी। सर आप जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शुरू का एरिया जो है वो मैं लेके चलता हूँ और फिर उसके बाद सर फुरकान ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने के लिए रखी हैं, उस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। इस सेशन के एजेंडे में नंबर 1 हमारे पास शामिल है इंट्रो ऑफ MSA 2। MSA 2 क्या है, MSA 2 में किन बातों का ख्याल रखना होता है, MSA 2 के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद स्टडी अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, स्टडी अप्रोच में हम दोनों चीज़ों में बात करेंगे। हमारी अप्रोच क्या होती है क्लासेस में, उस पर ही बात होगी, और अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो उस पर ही बात होगी। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उस पर ही बात होगी, कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका है और अनफॉर्चुनेटली पेपर पास नहीं हुआ है तो उस पर ही बात होगी, स्टडी अप्रोच। फिर थर्ड नंबर पे हमारी इसमें बात होगी इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ MSA 2। MSA 2 की इंपॉर्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है, एग्जामिनर क्या सोच के पेपर बनाता है। ठीक है जी, तो ये बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट में हम कुछ बात कर लेंगे आई कैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है जी, आई कैप सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, उसमें कैसे काम करना है, कितना मुश्किल है, कितना आसानी, बातें करेंगे। कि डॉक्यूमेंट सर फुरकान ने आपके लिए रखे हैं। ठीक है जी, तो सर फुरकान ने कुछ मटेरियल आपसे शेयर करना है आज के तवज्जुह से। सही है, सर फुरकान से स्टडी मटेरियल कुछ जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा जी। इंट्रो ऑफ MSA 2। पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगेन हम चाहता हूँ इंटरेक्टिव सेशन हो। तो आप लोगों ने क्या सुना है कि MSA 2 में क्या है, व्हाट इज देयर इन MSA 2 के बारे में आपने सुना क्या है, पहले ज़रा आप चैट के थ्रू बताएं ना ज़रा अपने कमेंट्स में। हम्म, जी ठीक है। और BFD प्लस SPM सही है, और BFD SPM के अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, पेपर कैसा, आसान है, मुश्किल है, पास हो जाता है, नहीं हो जाता, इसके बारे में क्या सुना है आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले MSA 2 के बारे में बताने से पहले अपने बारे में कुछ बता दूं भाई, छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सऊद तारिक है। ठीक है जी, आई कंप्लीटेड माई O levels इन 2006। देन आई कंप्लीटेड माई A levels इन 2008, सॉरी। एंड देन आई कंप्लीटेड माई ACCA एज वेल इन इनिशियल ईयर इन 2010। ACCA कंप्लीट करने के बाद मैं फिर KPMG में आ गया 2011 में, और KPMG से फिर मैंने CA में एनरोलमेंट करा ली। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्या कहते हैं, जनवरी 15 कह लें, December 24 कह लें, इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना CA क्वालिफाई किया। आई बिकम ACA। एंड देन टिल 17 आई वर्क टिल एट KPMG में, December 17 तक KPMG में ही रहा। फिर 2018 में मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री काम करके फिर 2018 में ही मैंने अपनी फर्म बना ली, जिसका नाम है ST&Co। आज 2024 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी फर्म जो है वो ST&Co के नाम से रन कर रहा हूँ। अकेडमिक्स से टीचिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग का शौक मुझे बचपन से था। 2005 जब मैं खुद O levels में था, मैंने 2005 में ही O levels के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और 2005 से लेके 2014 यानी कि 9 ईयर्स का अरसा मैं लगातार कंटिन्यूसली ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी मैं पढ़ाता रहा। और 2014 तक मैंने जो है वो क्या कहते हैं, O levels के कुछ पेपर्स, A levels के कुछ पेपर्स, ACCA के अच्छे खासे पेपर्स, थ्योरेटिकल प्लस कैलकुलेशन बेस्ड, वो सारे पढ़ाए। मैथ्स कुछ जगहों पे मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कुछ लिमिटेड पढ़ाई। तो ये 9 ईयर्स का जो है वो बिफोर CA टीचिंग जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर 2014 वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग CA टीचिंग स्टार्ट की। और एक पेपर होता था जो MSA 2 के पहले होता था, आप लोगों को पता नहीं, आइडिया है नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मॉड्यूल F का आखिरी पेपर होता था और मुश्किल तरीन पेपर होता था। और इसी के खत्म होने के बाद MSA 2 की जगह बनी, यानी कि MSA 2 की पहले कोई जगह नहीं थी, MSA 2 की जगह बनाने के लिए मैक को खत्म किया गया। तो 2014 व्हेन आई वाज गिविंग माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, उस वक्त मेरा टैक्स का एक पेपर बाकी था, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से लेके फिर मैंने 2016 में BFD पढ़ाना शुरू कर दिया। 2015 में मैंने कैफ के कुछ लिमिटेड कुछ पेपर्स पढ़ाने शुरू कर दिए। फिर 2021 में जो असल बात बतानी थी वो आपको वो ये थी कि 2021 में मैंने MSA 2 पढ़ाना शुरू किया सर फुरकान के साथ। अच्छा, MSA 2 चाहता तो मैं पहले पढ़ा देता,
मैं 2016 में MSA2 आ गया था, विंटर 16 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कीम चेंज हो चुकी थी। मगर मुझे हमेशा होता था कि यार मैं ऑलरेडी BFD पढ़ा रहा हूँ, मैंने फिर बाद में SPM भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है जी, कैफ के पेपर पढ़ा रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जो है ना MSA2 अकेले पढ़ा सकूंगा। तो देन 2021 में आई मेट सर फुरकान, एंड सर फुरकान टोल्ड मी कि जी ही इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग MSA2। मैंने कहा सर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टीचिंग MSA2 बट नॉट कंप्लीट। एंड सर फुरकान साइड ऑब्वियसली मेरे भी व्यूज कुछ ऐसे ही हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट को शेयर कर लें। देन 2021 में जो है ना मैंने MSA2 पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, MSA2 पढ़ाने के पीछे जो बहुत बड़ी वजह थी ना, बहुत बड़ी वजह, वो ये थी, मैं एक चीज मिस कर गया था। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाता था 2014 से लेकर 2018 तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ ग्रेस अटेम्प्ट भी थी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मुझे एक फायदा ये होता था, 2014 से 2018 जब मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया, तो ये मैंने बताया मॉड्यूल F का मुश्किल तरीन पेपर होता था। और अक्सर लोग जब CA क्वालिफाई करते थे ना, तो उनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में यही पेपर बचा होता था। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, बहुत ज्यादा खुशी होती थी, दिली खुशी होती थी, जब कोई बच्चा मुझे रिजल्ट वाले दिन ये मैसेज करता था कि सर मैं क्वालिफाई हो गया। एक मैसेज होता है कि मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास हो गया, मगर अक्सर लोगों का मैसेज आता था कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास होने की वजह से मैं क्वालिफाई हो गया। क्योंकि मैंने कहा ये मुश्किल तरीन पेपर होता था, 50 परमानेंट क्रेडिट, 80 परमानेंट क्रेडिट, मैंने जिस अटेम्प्ट में खुद पास किया उसमें 90 परमानेंट क्रेडिट। ठीक है, मुझे याद है मैंने जो तीसरी मैंने 2014 में पढ़ाना शुरू किया, उसको 12 स्टूडेंट से। अगेन 2015 के भी पहले बैच में 12 स्टूडेंट से, मगर जब मैंने 2015 का दिसंबर पढ़ाया तो 130 प्लस स्टूडेंट से, 135 133 स्टूडेंट से। अब 130 प्लस स्टूडेंट से मेरी एक क्लास में, फिजिकल क्लासेस उस वक्त होती थी, बहुत बड़ी क्लास मानी जाती थी उस वक्त, 130 प्लस स्टूडेंट्स की पूरे पाकिस्तान से 50 बच्चे पास हुए। तो खैर बहुत ही मुश्किल पेपर होता था ये। तो बट 2018 में जब ये पेपर खत्म हुआ ना, तो मैं BFD में फोकस कर दिया मैंने, और मैं स्केफ की टीचिंग में फोकस कर दिया। तो मुझे बड़ी क्या कहते हैं, एक मिसिंग चीज फील हुई कि यार बच्चा मैसेज करता है कि ठीक है अच्छी बात है BFD पास हो गया, मगर वो मैसेज नहीं आता था कि BFD पास होने की वजह से क्वालिफाई हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो BFD का MSA2 दे रहे होते थे, बहुत कम लोग होते थे जिनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास होता था, BFD पास नहीं होता था, तो वो भी मैसेज करते थे कि BFD पास होने की वजह से मेरी क्वालिफिकेशन हो गई, जो कि बहुत कम होते थे। तो देन इन 2021 आई सेड कि नहीं यार ठीक है यार, आई थिंक लेट्स, जिसे कहते हैं ना कि स्टार्ट। और यकीन करें 2018 में, सॉरी 2021 में भी हमने पढ़ाया, पहला बैच पढ़ाया। 2022 2023 माशाल्लाह हमारे 5 बैचेस हो चुके हैं, ये हम आई थिंक बल्कि 6 बैचेस हो चुके हैं, ये 7वां बैच है December 24 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो अब यकीन करें जो MSA2 के स्टूडेंट्स का मैसेज पढ़ के खुशी होती है ना, BFD के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स BFD के मेरे इस सेशन में बैठे हुए भी हैं। बहुत खुशी होती है कि वो कहते हैं सर BFD पास हो गया, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, और इतने मार्क का अटेम्प्ट किया था फिर भी पास हो गया। मगर MSA2 के स्टूडेंट्स के पास होने पर ज्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वो कहता है सर मैं MSA2 पास करने के बजाय वो मैसेज करता है सर मैं क्वालिफाई हो गया। हाँ वाकई। तो वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक जबरदस्त फीलिंग होती है। हमारे MSA2 के ग्रुप पे बच्चों ने रिजल्ट अपडेट करना शुरू किया, हालांकि हम ग्रुप पे रिजल्ट नहीं लेते, बट उस दिन इत्तेफाक से ग्रुप खुला हुआ था। तो ये हुआ कि जी किसी ने मैसेज किया सर वो हमने 2.5 साल से हमारा MSA2 बचा हुआ था, अब हमने देखे पास कर लिया, और ये हो गया हो गया, मतलब मेजोरिटी, अभी हमने स्टैटिस्टिक भी निकाल तो मेजोरिटी स्टूडेंट हमारे जो पास हुए लास्ट टाइम MSA2 में वो क्वालिफाई करके गए। अच्छा, हर साल ऐसा ही होता है, हम स्टैट्स निकालते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका खाली MSA2 पास हुआ होता है, यानी कि उनका कोई और पेपर बचा होता है, MSA1 या लॉ, ठीक है, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं होते। अक्सर ऐसे होते हैं जो MSA2 के पास होने के बाद क्वालिफाई कर होते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग जो आज लाइव में आए हैं, बहुत सारे लोग लाइव में जो आए हुए हैं, वो ऐसे हैं जिनकी शायद क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। किस किस की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही मतलब है किसी की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट इंशाल्लाह इस बार MSA2 के साथ। ओके ठीक है, आपकी है, और आपकी भी है, ठीक है, जबरदस्त। नाम नहीं, ओ माय गॉड माशाल्लाह जबरदस्त, और भी है, माशाल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन हो गई बात यार, माशाल्लाह जबरदस्त, आपकी भी आ गई। यस यस सर, यस माइन लॉ एंड MSA2 दे रहे हैं आप, ठीक है, यस यस, ठीक है। तो देखें, जस्ट टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। आपका लास्ट टाइम 40 पे रुका, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। तैमूर, जस्ट मैसेज मी बिकॉज यू आर गिविंग 3 पेपर्स एंड दीज 3 आर टॉप नॉच पेपर्स, so you need to work extra mile na? So just message me to discuss your strategy here, because obviously you have very high responsibilities on your shoulders, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई, इंशाल्लाह एवरीवन विल क्वालिफाई, इसी माइंडसेट से बैठना है। और देखें यार, मैं आपको एक बात बताऊं आपको, कि देखें एक चीज होती है कि पेपर मुश्किल आ रहा हो, या एक चीज होती है कि पेपर इम्पॉसिबल आ रहा हो, ऐसा नहीं है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस बार जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, 414 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, जो मेरे ख्याल से आज तक ICAP की हिस्ट्री में इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, लोग अपेयर होने भी ज्यादा हो रहे हैं, मगर क्वालिफाई भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट के
हमें मोटिवेशन के साथ पढ़ना है। यस अयूब, इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इस बार सारी क्लासेस लेनी है चंदा, ठीक है। ये नहीं कि तुम आधी क्लासेस लो आधी नहीं लो, इंशाल्लाह पूरी लोगे और पेपर निकालना है इस बार इंशाल्लाह। तो कहने का 414 लोग क्वालिफाई हुए हैं इस बार, जो कि बड़ा अच्छा नंबर है, और MSCID के पास वाले बच्चे भी ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार ICAP ने ना छिड़खानी करनी बंद कर दी है ज्यादा। वो MSS में ज्यादा छिड़खानी नहीं करा, कह रहा है यार आपका खून बहुत निचोड़ लिया हमने सीफे में, मजाक में कह रहा हूँ मैं, कहीं ये ना हो कि आप जो है वो ICAP तक पहुंचा दें बात। खैर, तो माई पॉइंट इज कि यार यू नीड टू टेक इट सीरियसली यार, वी आर सीरियस, यू शुड बी सीरियस, एंड हम मिलके काम करेंगे, क्यों नहीं पेपर निकलेगा, ठीक है ना। और वो बात है कि ठीक है MSCID आप सेल्फ स्टडी पे भी कर सकते हो, वो मसला नहीं है। देखो ना पेपर थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, जब भी कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी पास हो रहा है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको डेफिनेटली क्लासेस ही लेनी पड़ती थी MSCID की, वरना आपको समझ ही नहीं आता था। अब जाके कुछ थोड़ा सा ये है कि ICAP ने भी हल्का हाथ रखना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि क्लासेस से बड़ा फायदा हो जाता है, टाइम वाइम बच जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है, और जो है ना ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग चेक हो जाती है, वो एक एडवांटेज है। बट पॉइंट इज के यू शुड जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट, एंड आज ही बैठ के फैसला कर ले यार MSCID तो मेरे हाथ से जाना ही नहीं है, ऐसी की तैसी कुछ भी करके मुझे MSCID भी निकालना है, और अगर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो इंशाल्लाह क्वालिफाई भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं जिनका खाली MSCID उनसे ही बात होगी मेरी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट यार, अभी भी मैसेज आ रहे हैं, दैट्स फाइन। अच्छा अब आ जाते हैं जरा यार, ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया सर फुरकान, अभी इंट्रोडक्शन अभी अपना जो है वो कराते हैं। व्हाट अबाउट इंट्रो ऑफ MSCID, जल्दी जल्दी से बात करेंगे। कुछ लोगों क्योंकि ऑलरेडी MSCID पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये रिपीट सेशन होगा थोड़ा सा इंट्रो वाला, मगर इसके आगे जो स्टडी अप्रोच वगैरह ये आपने बिल्कुल देखनी है, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, इंट्रो MSCID का ये है कि इसके अंदर BFD है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं विलियम जी नहीं बल्कि मैं कहूँगा सबसे पहले इसके अंदर SPM का एरिया है, इसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, इवन तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट SPM में आ रहा है, SPM कह लें या CFAP 3 कह लें या ओल्ड BMS कह लें, ठीक है जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप में से कोई ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांस है जिसने BMS पढ़ा हो, CFAP 3 SPM ना पढ़ा हो, 2 साल पहले अगर SPM पास किया है, तो उस वक्त परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं होता था। अब जो नया सिलेबस है SPM का, इसमें बहुत ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, इसके अलावा BFD का एरिया है, बिल्कुल जी, CFAP 4 जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है, इसके स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास COCG का एरिया है, इसके अलावा हमारे पास टैक्सेशन का एरिया है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एथिक्स का एरिया है, ठीक है जी। तो बिग डेटा वगैरह भी आजकल मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं आपके पास, तो ये भी एरियाज हैं जो आपको देखने होंगे। अच्छा, इसकी ग्रिड देख लेते हैं MSCID की, ये देखें ग्रिड है जी। एक अपने ग्रिड बनाए, टीचिंग आज छोड़ दें, टीचिंग आज से ज्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, जिम्मेदारी है हम पे, जिम्मेदारी है हम पे, ठीक है जी। तो एथिक्स का एरिया आ गया, टैक्सेशन का एरिया आ गया, COCG का एरिया आ गया, ठीक है जी। और अच्छा, और अब आ जाते हैं जरा, क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो भाई इसकी ग्रिड देख लें। इसकी ग्रिड में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो मैं आपको कह रहा था SPM का एरिया, इसमें फिर फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट है जो BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है, ठीक है जी। BFD प्लस PM, क्या वेटेज है इनकी जी, इसकी वेटेज 40 से 50% वेटेज है, मोस्ट हैवी ड्यूटी एरिया है, 35 to 40% वेटेज BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया की है। टैक्स प्लानिंग और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, इसकी 5 से 10 मार्क की वेटेज है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, मैं 1/3 एरिया ऑलमोस्ट ये 35-40% एरिया पढ़ा रहा हूँ, ये एरिया जो है वो मेरे पास होता है, ये एरिया मैं पूरा पढ़ाता हूँ, BFD और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, ठीक है जी। इसके अलावा जो क्या कहते हैं ऊपर वाला एरिया है, ये सर फुरकान पढ़ा रहे होते हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, ये एरिया हो गया। टैक्स प्लानिंग का एरिया भी सर फुरकान खुद माशाल्लाह टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक बड़ी बिग 4 फर्म में, तो टैक्स का भी उनको अच्छा एक्सपोजर है। एंड COCG का एरिया, ये 3 एरिया जो है वो सर फुरकान पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई BFD के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, SPM से रिलेटेड और उससे रिलेटेड तो सर फुरकान भी बात करेंगे। BFD से रिलेटेड जो मैं ज्यादातर एरियाज, वैसे तो आपको पूरा रिवीजन करना चाहिए, मैं स्ट्रेटजी में बात करूंगा आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मगर इसके अंदर जो पेश पेश है हमारे पास एरियाज, वो है सोर्स ऑफ फाइनेंस। बहुत ज्यादा सवाल सोर्स ऑफ फाइनेंस के आते हैं, ठीक है जी, प्रैक्टिकल बेस, ये नहीं कि वो कुछ रटा वाली थ्योरी पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें मर्जर्स एंड टेक ओवर्स, बिजनेस वैल्यूएशंस के सवाल, वैल्यूएशंस काफी सारी कराता है वो, कैश फ्लो टेक्निक और P मेथड और नेट हेड मेथड, बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स। इसके अलावा यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे बात काफी बात होती है।
इसके अलावा जो है वो आपका एक एरिया है जिसे आप कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। वैक को भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ टॉपिक नहीं आते मगर कुछ टॉपिक बिल्कुल आते हैं। एपीवी का एरिया का बहुत अच्छा सवाल 2019 का आया हुआ है, मैंने क्लास में कराया हुआ है। एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं ये जो पोर्टफोलियो थ्योरी यहाँ पे नहीं आता जी इतना ज़्यादा, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी ज़्यादा नहीं आता। फॉरेक्स का एरिया आता है इसमें, ठीक है जी। फॉरेक्स का हेजिंग वगैरह का एरिया जो है बिल्कुल आता है। थ्योरेटिकल भी आता है, कभी कभार कैलकुलेशन भी आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लीज ऑफ बोरो, सही कहा आपने। ये मैंने लीज ऑफ बोरो का एक सवाल भी कराया हुआ है। लीज ऑफ बोरो के सवाल 2-3 दफा आईसीडब्ल्यू के मैंने आपके एमएसडब्ल्यू के सेशन में कराए हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो लोग छोड़ के जा रहे थे, वर्किंग कैपिटल का एरिया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का एरिया ना बीएफडी में पहले हुआ करता था, अब ये चला गया कैप 6 एमएफए में। तो इसको जो है ना वो देखना पड़ेगा। न्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने शायद ये बीएफडी में भी नहीं पढ़ा होगा और कैफ में भी नहीं पढ़ा होगा। तो इसको खास तौर पे देख के जाइएगा क्योंकि इस पे लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल आया था और कुछ स्टूडेंट जो इसको बिल्कुल इग्नोर करके गए थे, उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं उनको प्रॉब्लम फेस हुई थी पेपर में, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको बीएफडी के एरियाज लिखे, ठीक है। मोटे मोटे एरियाज हैं आपके सामने जो ज्यादातर जो है वो पूछे जा रहे होते हैं, सही है जी। इसके अलावा और भी क्या कहते हैं हमारे पास एरियाज जो बीएफडी के रेलिवेंट एरियाज हैं, मैं समझता हूँ वो भी आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके बगैर भी काम हो जाएगा, मगर बेहतर है कि आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, अब जरा वापस आते हैं यार यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इंट्रो पे। अच्छा, इसमें आपको एसपीएम की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको बीएफडी। जी सॉरी, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। 1 मिनट। अभी सबके पास अवेलेबल है मेरे ख्याल से, वॉइस भी आ रही है और मुझे चैट के थ्रू कंफर्म कर दीजिए जी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस हो गया था अचानक से। अच्छा जी, थैंक यू। आई थिंक इट्स फाइन नाउ। एक मिनट। अच्छा, तो अब जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये हमारी इस पे बात हो गई कि एमएसए टू के लिए क्या क्या चाहिए। अच्छा, एमएसए टू के लिए एक बात मैं प्लीज क्लियर कर दूं कि खाली बीएफडी और एसपीएम की नॉलेज की बेस पे अगर आप एमएसए टू में बैठने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एमएसए टू के कितने क्वेश्चन होते हैं बताएं जरा, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें जी। क्या आइडिया है कितने क्वेश्चन आते हैं एमएसए टू में हमारे पास? जी बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या आता है अब्दुल रफी? परफॉर्मेंस मेजरमेंट में दो तरह की परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है। एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है और एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है उसमें रेशियोज आ जाते हैं, सही है। उसमें रेशियोज के अलावा जो है वो और मजीद टेक्निक्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कुछ टेक्निक्स है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, जनरल नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। तो पूरा एक एरिया है जो हम इंशाल्लाह सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे मेरा ज्यादा फोकस होगा, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे मेरा लिमिटेड होगा, और सर फुरकान उसके अंदर कुछ जो 2-3 मॉडल्स हैं वो कवर करा रहे होंगे। तो इस तरह से होगा। अच्छा, 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको ही पता होगी बात। 3 क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन आपका होता है 50 मार्क का, एक ही क्वेश्चन 50 मार्क का होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा 2 क्वेश्चन होते हैं 25-25 मार्क के। अच्छा, 2 क्वेश्चन जो 25-25 मार्क के होते हैं ये स्लाइटली थोड़े छोटे होते हैं, 3-4 पेजेस के होते हैं, मगर जो बड़ा क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन 50 मार्क का, इसके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि आपका एसपीएम का एरिया भी आता है, इसके अंदर बीएफडी का एरिया भी आता है, इसके अंदर जो है वो सीओसीजी का भी एरिया आ जाता है, इसके अंदर एथिक्स का एरिया भी आ जाता है, और इसी के अंदर टैक्सेशन भी आ जाता है। तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, तो एक सिनेरियो बेस्ड पेपर है। तो इसमें एक चीज की बहुत अशद जरूरत होती है, वो है लिंकिंग स्किल, जिसपे हम भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और सिर्फ फोकस नहीं कर रहे होते, क्लास में करा भी रहे होते हैं, और सिर्फ क्लास में भी नहीं करा रहे होते बल्कि ड्राफ्टिंग के थ्रू आपकी लिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव भी कर रहे होते हैं, असाइनमेंट के थ्रू और मॉक के थ्रू इसको इंप्रूव भी कर रहे होते हैं। तो मेन चीज इसमें जो अगर आपने एक आज के सेशन का अगर की वर्ड ध्यान में रखना है ना, वो है लिंकिंग स्किल्स, एप्लीकेशन स्किल्स, कनेक्टिंग स्किल्स, केस स्टडी से कैसे कनेक्ट करना है, जिसके ये स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये अचानक नहीं होंगे, क्योंकि मसला ये प्रॉब्लम ये है कि यार ऐसा पेपर ना आई कैप में कभी था ही नहीं। ये पहली बार आप ऐसे पेपर पे जा रहे हैं जो 100% केस स्टडी है। एसपीएम भी कोई खास केस स्टडी नहीं है, आधे पौने पेज की पाव पेज की केस स्टडी कोई केस स्टडी नहीं कहलाई जाती यार। केस स्टडी आपको देखनी है, आप एसीसीआई की देखें, एसबीएल की। आपको केस स्टडी देखनी है, आप आईसीडब्ल्यू की देखें केस स्टडी। आपको केस स्टडी देखनी है, आप एमएसए 2 की देखें केस स्टडी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी।
बिल्कुल सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे दाऊद फर्स्ट डे, कोई ऐसा मसला नहीं है उस पर। सर फुरकान अभी थोड़ी देर में आपको गाइड करते हैं, पूरा प्लान उन्होंने आपके लिए बनाया हुआ है। अच्छा, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यार ये वर्ड कहीं नोट कर लें, ये वर्ड कहीं हाईलाइट कर लें कि लिंकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपका बीएफडी और एसपीएम चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, अगर आपके लिंकिंग स्किल्स नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएफडी और एसपीएम एरिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टैक्सेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सर मैंने टैक्स पास नहीं किया तो क्या मैं एमएसए 2 बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ सकते हैं। हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो टैक्स के लेक्चर्स रेडी किए हुए हैं। जो लिमिटेड लेक्चर्स आपको टैक्स के लिए चाहिए होंगे वो आपको हमारे पोर्टल में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आ जाए जरा कि इंट्रो में बात हो गई कि भाई एमएसए 2 है क्या। अब आ जाते हैं जरा स्टडी अप्रोच। स्टडी अप्रोच बात करते हैं, सरफुकान के पास भी काफी एरिया शेयर करने को। अच्छा जी, स्टडी अप्रोच बहुत सारी हो सकती हैं, और अगेन जैसे मैंने आपको कहा आप खुद भी ये स्टडी अप्रोच पे जा सकते हैं। जो बेस्ट स्टडी अप्रोच मुझे लगती है, जिसकी बेस पे मैंने देखा कि बच्चों का काफी पेपर पास हुआ है, वो आप देख लें। सबसे पहले आपने रिवीजन करना होता है एसपीएम प्लस बीएफडी फ्रॉम योर ओन रजिस्टर एंड नोट्स। जो आपने अपने नोट बनाए थे एसपीएम के, जो आपने अपना रजिस्टर बनाया था बीएफडी का, जी, वो सारे के सारे नोट्स पहले आप रिवाइज कर लें, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएफडी का पूरा रजिस्टर सॉल्व करना होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एसपीएम की सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करने होंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लें, इसमें डंडी ना मारें प्लीज यार। सबसे पहले ये काम कर लें। सेकंड नंबर पे आपको करनी चाहिए लिमिटेड रीडिंग ऑफ आईसीडब्ल्यू बुक। लिमिटेड रीडिंग ऑफ आईसीडब्ल्यू बुक, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं ये आपको सर फुरकान बता देंगे, और हम जो लोग हमसे क्लासेस लेते हैं वो हम क्लास में ही रीडिंग करा लेते हैं। ये इसलिए कराई जाती है ताकि एक लेवल बने ना यार, आईसीडब्ल्यू का एक लेवल है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना, आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट फॉलो करनी होती है, आईकैप का अपना कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, सिर्फ वर्कबुक है आईकैप की। आईकैप की कोई बुक नहीं है, आईकैप कहता है आईसीडब्ल्यू की बुक फॉलो कर लो। पता है ना ये बात आपको? तो इट मीन जब आईकैप खुद कह रहा है कि आपका किबला आईसीडब्ल्यू है, तो इसका मतलब आईसीडब्ल्यू की किताब को हमें पढ़ना चाहिए। खाली बीएफडी की किताब और एसपीएम की किताब से मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं चलेगा, काम शायद चल जाए, शायद चल जाए, मगर जो जार्गन्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो अप्रोच होती है, वो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ से पढ़नी चाहिए। पूरी बुक काम की नहीं है, मगर लिमिटेड चैप्टर्स हैं जो आपको सरफुरकान बता देंगे कौन से, और जो लेक्चर ले रहे होंगे वो क्लास में देख लेंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे वो खुद कवर कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये रीडिंग के बाद जब आपके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, जार्गन समझ आ जाएंगे, जो जार्गन एग्जामिनर लुकिंग फॉर कर रहा होता है, उसके बाद आप कर लें आईकैप की वर्कबुक फॉर एमएसए 2। ये आप प्रॉपर लिख के सॉल्व करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे। रिटन का मतलब वो वाला रिटन नहीं है कि आप किताब पे पेपर पे करें, रिटन का मतलब है कि फुल कंप्लीट आंसर्स लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, फुल कंप्लीट आंसर्स। और फुल कंप्लीट आंसर जो मैं बीएफडी में भी कहता था और जो मैं एसपीएम में भी कहता हूं, अगर जिन्होंने मुझसे एसपीएम पढ़ा है उनको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि फुल कंप्लीट आंसर का मतलब ये नहीं होता कि बुलेट में आपने बस टिका दिया आंसर, नहीं, पूरा आंसर सॉल्व करेंगे एंड देन राइट योर मिस्टेक्स। राइट योर मिस्टेक्स, मिसाल के तौर पे ये बात समझ लें, ये बात लोग नहीं कर रहे हैं एमएसए 2 में। यार एमएसए 2 के साथ भी ना एक मसला है, अनफॉर्चुनेटली लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए। मेरे पास कितने लोग के मैसेज है, सर मैंने एमएसए 2 लास्ट 2 वीक्स पढ़ा था, मेरे फिर भी 35 मार्क्स आ गए। मैंने कहा यार माशाल्लाह, ये तो मतलब लास्ट 2 वीक्स पढ़ने से 35 मार्क्स आ गए, तो मैं तो कहूंगा ये तो मतलब जिसे कहते हैं अफसोस का मकाम हो गया कि यार 2 हफ्ते दिया खाली आपने ऐसे पेपर को जिससे आपकी क्वालिफिकेशन कनेक्टेड है यार। नहीं यार, ये जुल्म ना करें। एमएसए 2 को एक पूरा पेपर की अहमियत हासिल है आज के दौर में, आज के दिन में। ठीक है, इसके बगैर पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो इसको एक आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इस पर टाइम लगाना होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे 2-2 3-3 अटेम्प्ट एमएसए 2 दे रहे होंगे। आज सेशन में आई थिंक मौजूद होंगे कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके, सर समझ नहीं आ रहा, आप बता दें क्या करना है। मैंने कहा सेशन में आते हैं फिर बात करते हैं। तो आप ये रोके देखें यार, एक तरफ कैसे लोग हैं जो बेचारे 2-2 3-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक तरफ आप हो गए यार जो आप 15 दिन पढ़ के दे रहे हो। तो यार ऐसा नहीं करना है, प्लीज डेडिकेटेड अप्रोच से जाने। तो मैं इस पे भी आ रहा हूँ, लोग जो है वो पहली बात तो सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करते हैं तो ओरल सॉल्व करते हैं, और कोई कोई एहसान कर ले एमएसए 2 पे तो रिटर्न सॉल्व करके बुलेट पॉइंट करके आगे चढ़ जाता है। नहीं भाई, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, और सिर्फ कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, अपने आंसर को उस आंसर से मैच करना है कि उसने क्या लिखा था भाई, वो क्या चाह रहा है। मेरी बात समझ आ रही है?
10 मार्क का सवाल था, आपने 10 पॉइंट लिख दिए, आपको लग रहा है बेहतरीन हो गया सवाल। आपने जब कंपेयर किया, अच्छा अभी आपने कंपेयर किया तो पता चला आधा सवाल सही है, 5 पॉइंट आपके सही है, 5 पॉइंट आपके गलत है। तो भाई 5 पॉइंट जो आपके गलत है, उसने जो अलग पॉइंट 5 पॉइंट लिखे हैं जो आपके गलत हो गए, वो कहीं नोट तो करो। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? जब आप गलतियां नोट करते हो ना, तो उससे फायदा ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार मैं मिस क्या कर रहा था। अब वो मिसिंग पॉइंट दो ही वजह से होते हैं MSA2 में। या तो MS मिसिंग पॉइंट इस वजह से होते हैं कि आपका वो कॉन्सेप्ट रिकॉल ही नहीं होता, आपका वो कॉन्सेप्ट वीक था। तो यार बेहतर है फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करो, अपने टीचर से कंसल्ट करो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट लिंक नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और या फिर कॉन्सेप्ट का मसला नहीं था, वो रीडिंग मिस्टेक थी। इन एनी केस पेपर में अगर आप इस कैफियत से चले गए तो मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। जो लोग MSA2 रीअटेम्प्ट कर रहे हैं वो खास तौर पे सुन लें, कान खोल के सुन लें। देखें, आप लोगों ने भी ये काम करना है। अगर कोई MSA2 एक दफा दे चुका है और उसको लगता है कि उसका पेपर पास नहीं हुआ, तो आप प्लीज इस पॉइंट को प्लीज फॉलो कर लें। ये पॉइंट आपके लिए भी है, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो है ही है, जो लोग एक दफा दे चुके हैं उनके लिए भी है कि आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या कहा, मैं वापस कह रहा हूं कि आपने राइट डाउन योर सोल्यूशन, राइट डाउन योर कंप्लीट सोल्यूशन। राइट डाउन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में सॉल्व कर लो या लिख के सॉल्व कर लो, मगर लिख के सॉल्व करो, कंप्लीट सोल्यूशन करें आप। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं थोड़ी देर में आगे बात करूंगा। उसके बाद क्या करें, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन। कर लिया आपने कंपेयर, mark your answer and write missing points, mark your answer and write missing points, and write कह लें या टाइप कह लें, जो भी कह लें, टाइप मिसिंग पॉइंट्स चले। अगर सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया तो और आप उसको वर्ड पे ले गए, मेरी बात समझ आ रही है? ये काम आपने करना है। कितने लोगों ने, अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा इस बार, कोई आप में से ऐसा है जिसने MSA2 पहले दे दिया हो एक दफा, कम से कम एक दफा, दो दफा? मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कोई है तो यस कर दे चैट के थ्रू। ये सब फर्स्ट टाइम वाले बैठे हैं आज। ठीक है जी, आपने दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है। और कोई है? ठीक है, कुछ लोग के मैसेज आए। और कोई है? मैं नाम नहीं ले रहा, बेफिक्र है, जस्ट ताकि ये कि पर्दापोशी रहे। आप में से कितने लोगों ने ये काम किया है, ईमानदारी से बताएं। ये किया है कि पूरा सॉल्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद जो मिसिंग पॉइंट है ना उनको अलग से लिखते हैं, जिसको मैं मिस्टेक लॉग कहता हूँ। जी, ये वाला काम किया आपने। जिन अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने, ओके आपकी 5th अटेम्प्ट है, मगर आप बताएं, आपने 5th अटेम्प्ट दे रहे हैं, मगर क्या ये काम किया है? मैं नाम नहीं ले रहा आपका, आपका नाम आ भी नहीं सकता, जनरल सा नाम है। बताएं, इस अटेम्प्ट में करेंगे? पार्शियल किया है? बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया, नो आई हैवंट डन दिस, नो सर नहीं किया। अब देखें, मेरी बात सुने, इससे फायदा क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको एक तो सवाल बार बार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा, यार देखो अगर किसी के 40 मार्क्स आए ना, मैं कल भी ये बात कर रहा था BFD और SPM के सेशन में, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। 40 मार्क्स अगर किसी के हैं तो 40 मार्क्स मसला बिल्कुल भी नहीं है यार, हर किस 40 मार्क्स इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। द प्रॉब्लम इज 60 मार्क्स which you have lose. If you have scored 35 marks, no, 35 marks is not a problem. 35 marks का तो आपको आता है, 35 marks तो आप जानते हो, 35 marks तो आप ऑलरेडी अचीव करके हो। The problem is the 65 marks. वो 65 मार्क्स जो उन्होंने आपको पेपर में परेशान किया, वो 65 मार्क्स जो आपको नहीं मिल सके, वो अलग बात है। 65 के पूरे नहीं चाहिए थे, उसमें से 15 चाहिए थे। मगर 65 मार्क्स को अगर आपको पता चल जाए, आज मैं आपको बता दूं कि यार किसी के 35 आए और 65 मार्क्स कहाँ एग्जैक्टली कहाँ कटे हैं, तो मुझे बताओ, उसके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मैं आज आपको बता दूं किसके 40 मार्क्स आए, कि आपके 60 मार्क्स एग्जैक्टली किस पॉइंट में, किस सवाल में, किस पार्ट में, किस वजह से कटे, कि आपको आसानी हो जाएगी, मुझे बताएं। कि आप अगली अटेम्प्ट में जाओगे तो उन 60 मार्क्स पे मेहनत करके जाओगे, 40 पे करके जाओगे, 60 पे करके जाओगे? तो मैं आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाह रहा हूं कि यार आप जब भी प्रैक्टिस करें, देखिए आप बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पता है। फर्म के हालात में टाइम निकाल के सुकून से प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता, मगर क्या करें, क्वालिफिकेशन जरूरी ना, इतने सालों की मेहनत है यार, इतने सालों की मेहनत है, कैसे छोड़ दें क्वालिफिकेशन को यार? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, मेहनत करके छोड़ेंगे, पास करके छोड़ेंगे। तो भाई अब जब मेहनत कर ही रहे हैं तो यार एक मेहनत इस पे भी कर लो ना, कोई बात नहीं, क्या होगा, 5 सवाल हो जाएंगे 10 की जगह यार, मगर क्वालिटी तो होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज यार इस अप्रोच को ध्यान में रखें, चाहे आप खुद पढ़ रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है जी, पहली बार दे रहे हो, सेकंड बार दे रहे हो, तो आपने पहले तो रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। दूसरा, आपने ICMU की लिमिटेड बुक्स पढ़नी है। तीसरा, आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, MSc2 की रिटन प्रैक्टिस खाली नहीं करनी, इसका लेवल बहुत छोटा है। इसके बाद आपने
ये मिस्टेक लॉग के साथ मैंने आपको बता दिया, इसके साथ आपने ICW के लिमिटेड क्वेश्चन करने, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास में करा दिए होते हैं अच्छे खासे, और जो कोई खुद से पढ़ रहा होगा तो वो फिर ऑब्वियसली ICW का स्टडी जो किट है वो फॉलो कर लेगा। ठीक है, अगेन इसमें भी वही टेक्निक लगानी है कि फुल सॉल्यूशन प्लस 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 टाइप या राइट प्लस मिस्टेक लॉग बनाना है आपने। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे आई थिंक काफ़ी टाइम मैंने ले लिया है, सर फुरकान जो है वेट कर रहे हैं। एंड तो ये अप्रोच आपने फॉलो करनी है इंशाल्लाह, ये अप्रोच फॉलो। अच्छा, इसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, सॉरी मैं एक चीज़ भूलना चाहूँ, लास्ट में आपने एक और काम करना है कि आई के पास पेपर्स करने हैं MS2 पे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भी अगेन इसी अप्रोच से करना है कि आपने फुल सोल्यूशन प्लस मिस्टेक लॉग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो इस पे आ जाता है, MS2 की बुक पे आ जाता है। प्लीज यार ऐसा नहीं करिएगा, डायरेक्ट MS2 की बुक पे नहीं आना, वर्कबुक पे नहीं आना आपने, ठीक है ना। आपने ICW और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ वर्कबुक ही सॉल्व करके पेपर में चले जाते हैं। प्लीज यार ऐसा ना करें, ICW के लिमिटेड क्वेश्चन करें, ICW का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और ICAP ने कुछ सवाल पास में बहुत मिलते जुलते भी पेपर में रखे हैं, और ICAP के पास पेपर टाइम बाउंड होके करें, टाइम बाउंड होके करें। वैसे तो टाइम का मसला नहीं आ रहा, मगर कभी भी आ सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं ये कहूंगा लास्ट के 2 मंथ्स में एटलीस्ट ये कम से कम ये ICAP के जो पास पेपर कर रहे हैं ये आप सॉफ्टवेयर पे कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपका आखिरी महीना या आखिर के 1.5 महीने आप सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करेंगे। और हमने काफी लेक्चर ओपन फॉर ऑल भी रखे होते हैं सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस के, और जो हमारे सेशन क्लास में ले रहे होते हैं उनको भी एडवांटेज होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये मिस्टेक जो है ना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर चेक करा देते हैं टीचर से तो उसमें फायदा हो जाता है कि टीचर आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है, तो आपकी ड्राफ्टिंग भी चेक हो जाती है। आप खुद कर रहे होंगे तो फिर जिम्मेदारी आप पे थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर आपको थोड़ा और केयरफुल होना पड़ेगा, सारी गलतियां नोट करनी पड़ेगी क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। बस ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है जी। वो लिमिटेड क्वेश्चन जो है ना वो हमारी किताब में होते हैं, और वो जो है ना क्या कहते हैं, आई थिंक पोर्टल पे जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है वहां पे आ रहे होंगे। अच्छा जी, सर फुरकान आप, सॉरी काफी मैंने टाइम ले लिया, सर आप अनम्यूट हैं। मेरा नंबर कोई चाहे तो नोट कर ले, कोई इंडिविजुअल गाइडेंस चाहे जी सर। तो भाई वो ले सकता है। प्लीज यार देखें, इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें, इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें कि यार ये पेपर निकलने लायक है, ये पेपर निकल के रहेगा इंशाल्लाह। इस पेपर के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। और दूसरी बात ये कि यार आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो भाई फिर हमें अपने आप सपोर्ट कर दें। फिर आप ये ना करें कि यार क्या कहते हैं, आपने टाइम हुआ तो लेक्चर ले लिया, टाइम हुआ तो चेक कर लिया। मुझे लास्ट अटेम्प्ट में इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ मैं बता नहीं सकता। अफसोस ये हुआ कि हमने वीकली क्विज, वीकली असाइनमेंट का एक सिलसिला शुरू किया। वीकली असाइनमेंट में सर फुरकान ने सवालात दिए और बोला क्विज दिया और स्टार्ट कर दो। जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं MS2 में वो देख रहे हैं, उनको इस वीक का भी क्विज आया हुआ है शॉर्ट एनालिसिस का, उनको इस वीक का भी क्विज आया हुआ है शॉर्ट एनालिसिस का। वो अलग बात है कि वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर क्लास शुरू नहीं हुई अभी क्विज दे दी। हमने कहा भाई कोई जिसने पहले से पढ़ा हुआ है वो तो अटेंड करे कम से कम। तो मैं आपको इस अटेम्प्ट का तो छोड़े चले, अभी लोग गम में खुशी में नहीं किया कोई अटेम्प्ट, सबमिट किसी ने सर फुरकान को। लास्ट अटेम्प्ट में यार हमने इतने क्विज रखे, मैंने फिर एक काम किया, जब मैं हमने देखा कि यार रिस्पांस नहीं आ रहा है, लोग नहीं सॉल्व करके दे रहे हैं सर फुरकान को, सर फुरकान अवेलेबल है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो खुद MS2 का क्वालिफाइड टीचर है, वो कोई असिस्टेंट नहीं, TA नहीं चेक कर रहा, सर फुरकान खुद चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मुझे, मैं चेक करूंगा, मैं आपको मार्क भी करूंगा। इनफैक्ट वो लाइव सेशन में डिस्कस भी करते हैं कि भाई ये मैंने ये चेक किया था बच्चों का, ये गलतियां आ रही हैं देख लो, आप लोग ये गलतियां नहीं करना। तो नहीं आया रिस्पॉन्स इतना। फिर मैंने इंडिविजुअली एडमिन को बोला एक एक बच्चे को कि यार इन सबको पर्सनली मैसेज करो, बच्चों को ये असाइनमेंट इनबॉक्स करो, ये PDF फाइल, और नीचे लिखो सर फुरकान की तरफ से मैसेज आया है आपको, आप काइंडली इस नंबर पे सर फुरकान को पर्सनली इंडिविजुअली व्हाट्सअप कर दो। उसके बावजूद भी मुश्किल से एक या दो लोगों ने, इतने माशाल्लाह जो है ना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल होते हैं, मगर क्या है जी एक या दो लोग जो हैं वो सबमिट कर रहे थे। तो इतना मुझे अफसोस हुआ कि यार मतलब इतना एक तो ये कि टीचर खुद आपको ग्रुप पे पीछे पड़ा हुआ है असाइनमेंट सबमिट करो, फिर मेरा एडमिन भी पीछे पड़ा हुआ है कि यार ये देखो ये आपको इंडिविजुअली भेज दिया, ग्रुप मिस कर दिया किसी वजह से किसी ने, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यार फिर हमें ना बहुत अफसोस होता है। फिर रिजल्ट वाले दिन कभी किसी का पता चलता है कि यार पेपर पास नहीं हुआ, तो फिर हम रिकॉल करते हैं कि देखो यार हमारे पास तो जैसे कहते हैं ना आंसर चेकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, लोगों ने यूटिलाइज नहीं की। इसी तरह सेम फिर लेक्चर्स एज वेल, बहुत सारे लोग इनरोल हो जाते हैं, वो पता चलता है हमें पास स्टैट्स आ रहे होते हैं, कंप्लीट लेक्चर नहीं लिए, आधे लेक्चर लिए, पौने लेक्चर लिए, पाव लेक्चर लिए, 10 लेक्चर ले लिए, 20 लेक्चर ले लिए, इस एरिया के ले लिए, इस एरिया के नहीं लिए। तो प्लीज यार ऐसा ना करें। SPM भूल गए कोई मसला नहीं, अब्दुल राफी ये जो सर फुरकान आपको रीडिंग कराएंगे, ICW की लिमिटेड रीडिंग कराएंगे, यहाँ पे आपको SPM रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। जो लोग SPM रिवाइज करके आएंगे उनका रिफ्रेश हो जाएगा, उनको उनका लेवल बढ़ जाएगा, जो नहीं पढ़ के आए होंगे उनको आसानी हो जाएगी। वो आप बेफिक्र हैं कि ये वाली क्लासेस का मकसद ही सर फुरकान की यही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए।
चलें यार, मेरे ख्याल से सर फुरकान की तरफ हैंड ओवर करते हैं, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। सर कैन यू जिसे कहते हैं कि टॉक विद अस, आपके पास मतलब वो अनम्यूट हुए में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है, चलें सर, ओवर टू यू सर। मैं स्क्रीन वो कर दूँ, स्टॉप कर दूँ, आप शेयर करें? जी जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है, आप शेयर करें प्लीज़। यार सर फुरकान का बहुत एक्सपीरियंस, सर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़, और फिर मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें। 2021 से माशाल्लाह 6 अटेम्प्ट हमें हो गई हैं MSc2 पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी होती है हर दफ़ा जब काफ़ी बच्चे हमें मैसेज करके बताते हैं कि हम क्वालिफाई हो गए। सर प्लीज़ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि शॉर्ट से इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया। आई वाज क्वालिफाइड इन 2021, और जब से अल्हम्दुलिल्लाह MS2 आई एम टीचिंग ऑन दैट विद सर सऊद तारिक। और बेसिकली मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, जैसे सब करते हैं, ऑडिट से, और फिर डिफरेंट पोजीशंस पे होते हुए कुछ अर्सा मैंने इंडस्ट्री में काम किया। करंटली आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर टैक्स कंसल्टेंट इन वन ऑफ बिग फोर फर्म। तो जल्दी से हम जो है ना, मेरे ख्याल में MS2 पे आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों से सवाल है। अच्छा सर, ये रिकॉर्डिंग मुझे करनी है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हैं, आप स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुई। जी। हम 120 125 पे एंड करेंगे, तो प्लीज़ 35 40 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। जी। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से सवाल है, चैट सर मुझे शो होंगी? सर आप उसका PDF को शेयर कर दें, कंप्लीटनेस को मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज होकर शो हो रही है, ये थोड़ा सा छोटा शो हो रही है। चैट चैट शो हो रही है? चैट शो होगी मुझे? चैट में आपको कर देता हूँ सर, एक मिनट से। जी। जी। अच्छा से सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएं, MS2 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग चाहे सेल्फ स्टडी में करें, चाहे जो है ना हमारे साथ पढ़ें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए पिछले जब से हमने ओरिएंटेशन अनाउंस किया है, तो बहुत सारे क्यूरीज आई, और सबका एक ही एजेंडा था, ज्यादातर स्टूडेंट्स का, खास तौर पे वो लोग के जिन्होंने पहले MS2 का पेपर दिया है। उनका सवाल ये था कि सर मैंने MS2 के लिए मुझे जो लगता था तमाम मटेरियल कवर कर लिया। मैंने आई कैप का जो वर्कबुक है वो कवर कर लिया, आई कैप के पास पेपर्स कवर कर लिए, फिर मैंने क्या कहना है ICW का वर्कबुक, ICW की क्वेश्चन बैंक, ICW के पास पेपर्स, जो मेरी थ्योरी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा पेपर पास नहीं हुआ। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैं तो समझ रहा था पास हो जाएगा, लेकिन वो मार्क्स जो हैं 30s में आ रहे हैं, 35 में आ रहे हैं, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये पेपर में हुआ क्या है। कामरान थोड़ा-सा है ना, फ़ोकस हो जाए इंशाल्लाह। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसके लिए मैं आपको टाइम भी दूँगा, और ये बुक की जो बात है, बुक इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। एडमिन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो सिर्फ़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्वेरीज़ वगैरह सब भूल जाएँ। फिलहाल हम जो है ना आपस में ये डिस्कस करते हैं कि MS2 के लिए क्या-क्या इश्यूज़ हैं, और किस तरीके से हमें उसको अप्रोच को लेके चलना है। तो सब इस पे फ़ोकस हो जाए। अभी क्वेरीज़ के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे, हाँ, तो स्टूडेंट्स से यही बात हो रही थी कि सर हमने सब कुछ कवर कर लिया, अब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि MS2 का आइडिया क्या है। बेसिकली जब आप इस किसी सब्जेक्ट को के बारे में आप खास तौर पे MS2 लेवल का जो सब्जेक्ट है, वो क्यों कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, में उसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। लाइक BFD, वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है आपका, ठीक है? लाइक टैक्स, टैक्स जो है टैक्सेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। MS2 क्या है? MS2 का जो आइडिया है बेसिकली ये है कि ICW का ये ना बहुत पुराना पेपर है, और बहुत सारी डिसिप्लिन में, चाहे ICMA हो गया या CMA हो गया, पाकिस्तानी ICMA हो गया, ICW की बात कर लें, इवन ACC की बात कर लें, तो वहाँ पे एक सिनेरियो बेस्ड पेपर होता ज़रूर था। उसमें होता ये है कि लाइक आपने देखा होगा, अभी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये फील्ड ग्रो कर गई है, पहले ये नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ग्रोथ हो गई है, और वो एक कंसल्टेंसी, बिज़नेस कंसल्टेंसी। आपने देखा होगा वैल्यूएशन, कोई भी कंपनी एक्वायर की जाती है उसकी वैल्यूएशन के लिए, कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल उसका हेल्थ चेक करना होता है, ये कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई फाइनेंसिंग होती है, तो आपको एक ड्यू डिलिजेंस करवानी होती है, एक कंसल्टेंसी चाहिए होती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नई कंपनी ओपन करनी है, तो आपको एक कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है? तो इस कंसल्टेंसी के लिए आपको सिर्फ BFD की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको BM की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टैक्स की नॉलेज नहीं चाहिए। स्टैंड अलोन ये, अगर आप
एक एक जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके चलेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। कलेक्टिवली ये दीज आर द टूल्स जिनको यूज करते हुए एक बिजनेस रिपोर्ट डेवलप होती है, एंड दैट इज एक्चुअली एमएसए टू। तो एमएसए टू के लिए सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे, आप लोगों से जरा देखते हैं अ, कि आपको क्या लगता है कि सर सबसे ज्यादा स्किल सेट की अभी हम बात कर रहे हैं एमएसए टू की, मैं आपके सामने एक पिरामिड भी शो करूंगा, अभी जानबूझ के नहीं मैं दिखा रहा, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा जो जरूरी स्किल है एमएसए टू के लिए वो आपके ख्याल में क्या है, क्या चाहिए, क्या मुझे चाहिए, जल्दी से बताएं। ड्राफ्टिंग स्किल, ठीक है काशिफ, और अली बोलते हैं लिंकिंग, जल्दी जल्दी बताएं। अच्छी ड्राफ्टिंग, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, और बताएं। शहजाद कह रहे हैं नादिश रीडिंग प्लस लिंकिंग, ये जबरदस्त, रीडिंग प्लस लिंकिंग। बिजनेस माइंड अप्रोच, बिजनेस अक्यूमेंट की शायद आप बात कर रहे हैं, एनालिटिकल, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अच्छा, अब मैं ना एक पिरामिड आपके सामने शो करता हूँ और आपको बताता हूँ कि सर हम आपको वहीं से आपकी अप्रोच में एक एक ऑब्वियस मिस्टेक नजर आ जाएगी कि सर ये मसला है। ये आपके सामने एक पिरामिड है। अच्छा, पिरामिड के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये इसकी जो फ्रॉम बिलो टू अबव, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रायोरिटी सेट कर रहा है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले चीज क्या चाहिए, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है कि आपको सबसे पहले किस पे काम करना है, फिर किस पे करना है, कि फिर किस पे करना है। इन द मीन वाइल, मतलब सबसे ज्यादा अगर ये बेस ही आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे कर ही नहीं सकोगे। अच्छा, तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। हम करते हैं फॉर एग्जांपल आईसीडब्ल्यू के हमने पास पेपर्स कर लिया या सिर्फ आईकैप के पास पेपर्स कर लिए और ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्टिंग कर ली। सबसे पहली चीज जो एमएसए टू के लिए हमारे जहन में आती है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, और अभी कमेंट से भी साफ जाहिर है, वो है ड्राफ्टिंग स्किल्स। और अगर इंटरेस्टिंगली आप देखें जरा, राइटिंग स्किल्स को मैं बहुत ऊपर जाके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यानी कि इससे पहले बहुत सारे काम करने फिर जाके राइटिंग स्किल की बारी आती है। सर एमएसए टू का पेपर आपके सामने आया है एग्जाम में, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे मुझे बताएं। सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सिर्फ एमएसए टू के लिए है और किसी के पेपर या एमएसए वन के लिए आप किसी हद तक कह सकते हैं है, और वो किसी और पेपर के लिए नहीं है, वो क्या है सर? रीडिंग। रीडिंग, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा सर। रीडिंग के साथ साथ, अच्छा अब 17-18 पेजेस का पेपर है और इंटरेस्टिंगली उतने ही लेंथ का आंसर भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो सबसे पहली बात रीडिंग, और इसके साथ एम्बेडेड चीज मैं आपको बताऊं, वो है रिक्वायरमेंट। सर ये मैं रिक्वायरमेंट क्यों कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट क्यों कह रहा हूँ, ये जरा गौर से सुनिएगा। सर बीएफडी का मेरे पास पेपर आता है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ने में कितना टाइम लगाता हूँ सर? कुछ सेकंड्स। मैंने देख लिया सर एनपीवी कैलकुलेट करना है या एपीवी करना है, या एक्स वाई जेड कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने देखी, और मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए मुझे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे रिसर्च वर्क के नाम से एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं एक्शन वर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ सर। इवेलुएट का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब है, कंपेयर का क्या मतलब है, कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है, ये जो एक्शन वर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे, आंसर आपका उसी पैटर्न में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड रीडिंग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया सर। इससे पहले इतनी ज्यादा रीडिंग की जरूरत ड्यूरिंग पेपर होती ही नहीं थी जितनी इस पेपर में मुझे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली स्किल सेट मुझे क्या डेवलप करनी है, सबसे पहली स्किल सेट मुझे क्या करनी है, स्किमिंग एंड रीडिंग। ये माइंडसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस और रेलेवेंट आइडिया इन माइंड, इस पर डिटेल में बात होगी इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में। पहले इंशाल्लाह हमारा जो सेशन होगा उसमें आपसे बात होगी। लेकिन ये सबसे पहली चीज क्या है, स्किमिंग एंड रीडिंग। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी सर, ये सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मुझे पता नहीं होनी चाहिए, मुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा आंसर नहीं है, याद रखिएगा। मतलब मेरे को बीएफडी की नॉलेज उसको कन्वे नहीं करनी एग्जामिनर को, या बीएम की नॉलेज कन्वे नहीं करनी, बल्कि उस टूल को यूज करना है। वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स टू डेवलप अ बिजनेस रिपोर्ट which is as per requirement, which is as per requirement and which is totally linked with the question। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं अभी आपके साथ आईसीडब्ल्यू का एक रिसर्च वर्क शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स की गलतियां बताई गई हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने पेपर चेक करते वक्त भी देखी है, बहुत सारे आंसर्स मैंने चेक किए हैं, उसमें मैंने देखी है कि सर मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ और जब मैं आंसर देखता हूँ, तो आंसर मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट नजर आता है, यानी कि वो आंसर मुझे नजर ही नहीं आ रहा होता कि वो एक किसी खास क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
उसमें ना आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस सिनेरियो को रिलेट किया कि सर फॉर एग्जांपल मार्केट में ग्रोथ स्लो हो गई, आपने उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। दूसरा बड़ा ब्लंडर जो नजर आ रहा होता है, रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी नहीं समझा, और रिक्वायरमेंट को समझे बगैर आपने उसको कर दिया। तो बेसिकली हमने एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स के बाद राइटिंग स्किल्स पर आना है और टाइम मैनेजमेंट पे आना है, और फिर हमारी स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस और बिजनेस स्किल डेवलप हो जाएगी। यानी कि अगर मैं स्किल सेट जो एमएसए2 को पास करने के लिए चाहिए, अब वो ऑब्वियस मैं जो आपको रीजंस बता रहा था, जो मैंने शॉर्ट वीडियो कल आपको आपके साथ शेयर भी की थी, कि सर ऑब्वियस रीजंस है कि क्यों नहीं होता। देखें, डिफरेंट स्किल सेट चाहिए एमएसए2 का पास करने के लिए। जो डिफरेंट स्किल्स चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सोर्स भी उसका अलग है। आपको उसके लिए खास यानी कि यूज जो करना है उस स्किल के डेवलप करने के लिए करना है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज मैंने जैसे को आपको बताया, रीडिंग स्किल्स और स्किमिंग स्किल्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जरा ना अपना ये मुझे बताएं, आपके सामने एक्सेल शीट शेयर हो रही है या आपके सामने पोर्टल डेटाबेस आ रहा होगा? एक्सेल शीट शेयर हो रही है क्या आप लोगों के साथ? जल्दी से बता दें। सर ये हमारा पोर्टल है, ठीक है, यानी कि ये मैंने पोर्टल, क्योंकि वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता है, स्क्रीन लॉक लॉक होती है, तो ये मैंने पोर्टल पे ना आपको एज इट इज चैप्टर यहाँ पे बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मैंने किस तरह, ये पूरा पोर्टल पे यही लेक्चर है, और उसकी लेंथ भी आ रही है। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने इसको कैटेगराइज किया है, मैंडेटरी, रिकमेंडेड एंड ऑप्शनल। देखिए, मैं एमएसए2 पढ़ा रहा हूँ या एमएसए2 देख रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनकी बेसिकली एसपीएम की नॉलेज अच्छी है, जिनको लगता है, जिनकी एसपीएम की नॉलेज अच्छी नहीं है, और जिनको लगता है कि सिर्फ क्वेश्चंस करने चाहिए, और जिनको लगता है सिर्फ पोर्टल क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपने देखें, जितने भी मैंडेटरी में आ रहे हैं वो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा जो हमने क्वेश्चंस करवाए इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, और फिर रिकमेंडेड में हमने कुछ लाइव एनालिसिस करवाया, वो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी बात भी कर रहे थे सर कि स्टूडेंट्स ने हमारे साथ आंसर सबमिट किए, उसका बाकायदा क्लास में आके लाइव एनालिसिस किया गया। और फिर ऑप्शनल में सिर्फ 12 घंटे हैं। अच्छा, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर लेंगे, और एथिक्स, टैक्स एंड गवर्नेंस। टोटल अगर मैं बात करूं, जो थ्योरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह 16 से 17 आवर्स में हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली, जो एमएसए2 के लिए रेलेवेंट हो सकती है। अच्छा, ये तो बात हो गई पोर्टल की। पोर्टल में एक और लाने का मकसद अभी ये था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सर हर हर स्किल सेट के लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस के साथ चलना पड़ेगा। राइटिंग स्किल और सॉरी रीडिंग स्किल मुझे डेवलप करनी है, तो रीडिंग स्किल के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, सर अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी में, या आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, दोनों केसेस में आपको थ्योरीज इसलिए देखनी चाहिए तो कि उससे दो बड़े जबरदस्त काम हो जाते हैं। एक तो आपका रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छा, रिवीजन बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाता है, और दूसरा बहुत बड़ा काम हो रहा होता है जो आपको पता भी नहीं चल रहा होता, वो होता है कि आपके अंदर रीडिंग एक एक्यूमेंट डेवलप होता है। क्योंकि देखें, मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मैं थ्योरी जब रीड कर रहा होता हूँ मुझे नींद, इसका भी मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। थ्योरी में रीड कर रहा होता हूँ, मुझे नींद आ रही होती है, मुझे यानी कि बोरियत सी महसूस हो रही होती है, मैं उसको नहीं कर पा रहा होता, तो सर मैं क्या करूँ? किस तरीके से थ्योरी कवर करूँ? उसकी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन मेरा जो ऑब्वियस अभी मैं आपको इस लेवल पे बात कर सकता हूँ, बाद में ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं हो सकती, लेकिन अभी खुलकर बात हो सकती है नेगेटिव, कि सर अगर आपको इस वक़्त स्टडी के दौरान रीडिंग करते हुए नींद या बोरियत या मज़ा नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है कि सर नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप यकीन करिएगा पेपर में बैठकर भी आपको यही फ़ील होगा। सिर्फ़ उस वक़्त पता है फ़र्क क्या होगा? क्योंकि आपके पास प्रेशर होगा ना, तो थोड़ा बहुत आप जान छुड़ा लोगे रीडिंग से कि सर मैं किसी तरीके से इसको बस करके रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत देखकर और फौरन से अटेम्प्ट कर लूँ। उससे फिर सबसे बड़ा जो आंसर में जो ब्लंडर निकल के आएगा वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया, ना रिक्वायरमेंट आपने सही से समझी, ना आपने आंसर्स के साथ लिंक किया। तो यही ऑब्वियस रीज़न है, जब आप इंशाल्लाह अपने आंसर्स को देखेंगे, मैंने ये सबसे पहला जो तमाम स्टूडेंट्स को कहा है काम आपको करना है, जो आप हमारे साथ कर रहे हो, चाहे चाहे आप हमारे साथ पढ़ रहे हो या आप खुद से पढ़ रहे हो, कि सर एटलीस्ट आई कैप का जो अभी आपने पेपर, अगर आप एमएसए2 का पेपर दे के आए हो, उनके लिए बात कर रहा हूँ खास तौर पे, तो एटलीस्ट वो पेपर अटेम्प्ट जरूर करें। एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि आपको आइडिया हो कि इस वक्त, क्योंकि आपने जो एग्जाम में लिखा होगा फ्रेश होगा आपके ध्यान में, आप उसको वही मटेरियल जनरेट करोगे, और फिर उसको इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ आंसर शेयर कर सकते हो, मैं आपको उसमें बताऊंगा और आपको
सामने नजर आएगी ये बात कि सर मैंने गलती क्या की। आपको बात समझ में आ रही है? तो सर रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी चाहे आप सेल्फ स्टडी कर लो, चाहे आपको अच्छी आती है, चाहे आपको नहीं आती, आपको थ्योरी ज़रूर हाइली रिकमेंडेड है कि आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की बात करें, तो बीएम की अगर हम बात करें, तो रीडिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काम मैं दोबारा से आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ। तो रीडिंग की अगर हम बात सॉरी सब जब अभी मैं बात कर रहा था कि रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा थ्योरी, तो रिवीजन हो जाएगा, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ब बीएम के लिए तो मिल जाएगी। बीएफडी के लिए हमने क्या काम किया है सर साउथ में, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये एक टैब नज़र आ रहा है, बिज़नेस मैनेजमेंट का, ये टैक्स एंड एथिक्स एंड गवर्नेंस, और यहाँ पर अगर हम बात करें, सर ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया है, जो सर एमएसए 2 का ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 52 आवर्स का है, तो देखें सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने करवाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए। अब वो आपके ऊपर है, मैंने इधर लिख भी दिया नोट में कि आप लेक्चर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि 3 हिस्सों में जो है, इसको डिवाइड कर दिया हमने, पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3, और उसमें आपको एटलीस्ट 3-3 लेक्चर्स ले लें, ठीक है? ताकि आपको क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं वो आपको नज़र आ जाए। तो आपके ऊपर है, आप जितने क्वेश्चन लेना चाहते हैं ले लें, जितना आपको देखना है देख सकते हैं, लेकिन ये हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है? इसके बाद चौथा जो सेक्शन आता है सर वो ऑप्शनल आता है, और ये बीएफटी की जो एमएसए 2 के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ये यहाँ पे सर साउथ ने गैदर की और आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक आपकी स्टडी अप्रोच भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सर साउथ से क्लासेस ली, आप अपनी सेल्फ स्टडी में अपने रजिस्टर को जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। आप रिकमेंडेड ये भी है कि पास पेपर्स देख लें बीएफडी के, उससे भी मेरी जो है ना अच्छी नॉलेज रिवीजन हो जाती है कि बीएफडी के पास पेपर्स देख लिए, एनपीवी एनालिसिस किस तरह होता है वो देख लिया, एपीवी देख लिया, और बाकी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वैक हो गया, वो आपने बीएफडी के पास पेपर्स देख लिए लास्ट 4 और 5 इयर्स के, उससे भी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है जी? तो ये हो गई, सबसे पहले हमने क्या बात करी सर, रीडिंग की बात करी, उसके बाद हमने बात करी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं, और एक आपका ना छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट। अच्छा, ये हमारी अप्रोच है, ये मैं आज जो आपको सामने शो कर रहा हूँ ना, ये हमारी डेडिकेटेड बुक है, जिसके बारे में कामरान अभी पूछ भी रहे थे, ये आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हार्ड में शेयर हो जाएगी। अच्छा सर, ये एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपसे, बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी एक्सेल फाइल, मोहसिन है, ठीक है? अच्छा, ये छोटा सा टेस्ट है, मैं आपको है ना रिक्वायरमेंट सिर्फ समझने का कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन ना पढ़ें, रिक्वायरमेंट को सिर्फ समझने का कह रहा हूँ। ये मैं आपको इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि सर 4 जो है ना बेसिकली वो कंपनीज, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट और केमिकल, ठीक है? अ, इन चारों की ये जो इन 3 कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट है, इनका एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर था कम था, जबकि गेमिंग का बहुत ज़्यादा था, गेमिंग का बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो अब उनसे गेमिंग का जो डायरेक्टर था, उससे पूछा गया कि भाई आप इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो और इंटरेस्टिंगली इसका रेवेन्यू भी सबसे कम था, यानी कि गेमिंग का रेवेन्यू भी सबसे कम है, गेमिंग जो डिवीजन है, और लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो उससे सवाल किया गया, अकाउंटेबल किया गया कि सर ये जो आप इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, किस खाते में कर रहे हो और क्यों है, क्या रीजन है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है? अब जरा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को देखें। डिस्क्राइब how the CEO of the gaming could substantiate assertions about the level of brand investment in business requires. अब मुझे जल्दी से बताएं इसमें करना क्या है, जल्दी से बताएं क्या करना है मुझे, या आप अपना आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे? एक कोई मुझे जल्दी से बता दे, 1-2 मिनट में आप अपना आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे? जी, बीसीजी से करेंगे। अच्छा, उसमें आप करेंगे क्या? चले सही, बीसीजी से करेंगे। उसमें आप क्या बताएंगे कि ये जो सीईओ है गेमिंग कंपनी का, इसने एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा कर दिए हैं, है ना? आप ये बताएंगे क्यों इसको जो है ना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गए हैं, और फिर ये बताएंगे इसको इस वजह ये उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, अ, उसको एक्सपेंडिचर्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, टारगेट मार्केटिंग करनी चाहिए, इस तरह के मेरे ख्याल में आप बताएंगे। फंड्स को एलोकेट सही से करना चाहिए, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए, यानी कि आप इस तरह की चीजें करेंगे। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करेंगे। जी,
मतलब आप ये करेंगे कि आप उसको बताएंगे कि भाई किस तरीके से एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता है, या किस तरीके से इफेक्टिव एक्सपेंडिचर को किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट को किस तरह कम करना चाहिए, रेवेन्यू किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें बताएंगे। जल्दी से बताएं, हाँ या ना, यस या नो, यही सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। जल्दी से बता दें मुझे। अब्दुल्ला पे जमीन ने बता दिया, और 4 पीस बता देंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और बताएं सर, और बताएं जल्दी। यस या नो में सिर्फ आंसर करते हैं, मैं फिर जल्दी से आप आगे बढ़ना है। यस या नो में आंसर कर दें। दाऊद अली खान, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। दाऊद अली खान ने बहुत जबरदस्त बात की। अब ये जितने भी आपने बताए ना आंसर, स्ट्रेटेजिक क्लॉक का यूज करना, बीसीजी मैट्रिक्स का यूज करना, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, एलोकेशन ऑफ द फंड्स, इफेक्टिव मार्केटिंग, रेवेन्यू का इंक्रीज, सर मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सब लिखा है ना, और मुझे अगर लिखकर आपने आंसर किया है, तो एटलीस्ट मैं उसमें 0 मार्क्स दूंगा। मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा। उसकी वजह क्या है? सर उसने ये पूछा ही नहीं है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, दाऊद अली खान, आपने, क्योंकि मैंने अलर्ट कर दिया, अब ये बात समझने की है, दाऊद और बाकी सब भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूं भी समझ में आ गया होगा कि मैंने अलर्ट कर दिया। गौर से समझना, मैंने अलर्ट कर दिया तो आपने रिक्वायरमेंट को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ मसला है। मैं अलर्ट नहीं करूंगा, या आप अलर्ट नहीं होंगे, और आप सिर्फ आंसर को, जो मैंने अभी शुरू में बात करी, रिक्वायरमेंट को सही से देखा नहीं, और कर लेंगे, और फौरन से सिनारियों को आपने जल्दी जल्दी से पढ़ा और रिक्वायरमेंट को समझे बगैर अटेम्प्ट करेंगे, तो 90% केसेस में चांस यही है कि आप इसी तरह का आंसर कर रहे होंगे। सर बीसीजी मैट्रिक्स यूज कर रहे होंगे, सर आप कह रहे होंगे एक्सपेंडिचर कैसे कम करना है। मैं सही कह रहा हूँ दाऊद, या गलत कह रहा हूँ? दाऊद खासतौर पर क्योंकि आपने टारगेट कर लिया। दाऊद सही, यानी कि क्या मसला है कि रिक्वायरमेंट को एक तो समझा सही नहीं, एक ये बड़ा रीजन। दूसरा उससे खतरनाक बात कि सर रिक्वायरमेंट समझने की कैपेबिलिटी तो मेरे पास है, लेकिन रिक्वायरमेंट को देख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं पेपर में बैठा हूं, मुझे तो जल्दी से लिखना है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो अब ये जितने भी आंसर है सर, मैं इसको 0 दूंगा, 0 मार्क्स दूंगा, लिटरली 0 दूंगा। और पेपर से जब वो बच्चा निकलेगा, वो क्या कहेगा? मुझे बताएं, क्या कहेगा? आप खुद बताएं, क्या कहेगा, या क्या कहा होगा उसने कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला, सर मैंने तो पास कर लिया, मैंने तो सब कुछ लिख दिया, ये क्या हो गया कि मेरे मेरे पास हो रहा था और 20 मार्क्स, 29 मार्क्स, 30 मार्क्स आ रहे हैं। सर वो इसलिए कि जिसमें आप बोल लेते कि मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको मिले 0, या शायद 1 या 2 मार्क मिल गया। आप मेरी समीन मुजफ्फर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है? समझ में आ रही है ना? तो सर रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये थी कि आपको सब्सटेंशिएट करना था, डिस्क्राइब हाउ द सीईओ ऑफ द गेमिंग कुड सब्सटेंशिएट द assertions अबाउट द लेवल ऑफ ब्रांड इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट। सर दो दो कॉन्सेप्ट इधर टेस्ट किए हैं इसने। एक तो मुझे इसने बोला सब्सटेंशिएट करो, दूसरा बोला सब्सटेंशिएट किस कॉन्सेप्ट को यूज करके करो, लेवल ऑफ ब्रांड इन्वेस्टमेंट। सर ब्रांड इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर ही टोटली डिफरेंट था। मुझे सब्सटेंशिएट करना था, मुझे सबसे पहले बताना था कि सर गेमिंग इंडस्ट्री क्योंकि वर्चुअल है, तो वर्चुअल बिजनेस में आपको एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा नीड होती है। ये आप इंशाल्लाह जब 7 पीस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा, वहां पे एक्सपीरियंस के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, ये एज कम्पेयर टू 3 डिविजन, ये डिवीजन बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा जरूरत है। तो देखें आंसर बिल्कुल चेंज हो गया, आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, जहां से हमने बात स्टार्ट की थी अपनी बुक में, मैंने क्या कहा था? सर आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट समझते हैं और सही, रेलेवेंट, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, सर इधर कुछ भी नहीं था प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स भी नहीं था। सर आपको 7 पीस में से आपको वो जो सर्विस के 3 है पीस, उसको यूज करना था, और आपने खासतौर पे नेचर, नेचर ऑफ जो इंडस्ट्री है उसको टारगेट करना था। आपने इसको बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स यहाँ पे रेलेवेंट हो सकता है, उसको आपने टारगेट करना था। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को यूज करना था, या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को यूज करना था कि भाई वो इंडस्ट्री या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इनिशियल स्टेजेस में से। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सर? कि ये कॉन्सेप्ट
आपने अप्लाई करने, तो अप्लाई करने के लिए आपने 3 चीज़ें करनी है। आपको रिक्वायरमेंट समझने आना चाहिए, आपको सही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट कौन-सा यूज़ करना है वो आना चाहिए। और मैंने आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चैप्टर का मैंने इंटरेस्टिंग नाम दिया है और जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस पे फोकस कर रहे होते हैं। अ, ये देखें चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक डाटा एनालिसिस अ क्रिटिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर एमएससी2 एग्जामिनेशन। ये बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग है चैप्टर नंबर 1 की। इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ एनालिसिस टूल्स का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हर चीज़ के लिए मैंने क्या-क्या आपको स्किल सेट बताए। रीडिंग स्किल्स, स्किमिंग स्किल्स, डाटा एनालिटिक्स स्किल, राइटिंग स्किल, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। अब हर एक के लिए आपको डिफरेंट सोर्स यूज़ करना है। तो मैं वन बाय वन अगर चलूँ कि सर रीडिंग स्किल के लिए मैं क्या करूँ? सर आईसीएडब्ल्यू का मटेरियल बेस्ट है। आईसीडब्ल्यू में आपको सबसे पहले थ्योरी जो रेलेवेंट चैप्टर्स है मैं आपको बता दिए जाएंगे, वो आपको सिर्फ करना है थ्योरी के लिए, सही है। तो वहां से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी होगा। उसके बाद आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक, वो भी यकीन करें रीडिंग। अच्छा, जब मैं रीडिंग और स्किमिंग की बात कर रहा होता हूँ तो रीडिंग और स्किमिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने घुमा लिया, आपने सिर्फ आंसर देख लिया, बल्कि उसको समझा भी। एक चीज मैं ना अक्सर कहता हूँ कि सर आपने क्वेश्चन को पेपर में जब इवन जाना है तो कहानी की तरह अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको एज अ स्टोरी, स्टोरी में क्या होता है, आप स्टोरी की सबसे बड़ी जब भी किसी सिनेरियो बेस्ड एन स्टोरी पढ़ते हैं, आप स्टोरी कोई भी आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको ऑटोमेटिक चीजें याद रह जाती हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट और सबसे ज्यादा मुश्किल भी और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा आसान भी चीज क्या है कि आपको क्वेश्चन में से पिक करना है कि सर फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन, ये आगे स्किल रिसर्च वक्त मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फ्रंट और बैक एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है, इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में हम करेंगे, फर्स्ट सेशन में। तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ किस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कम इम्पोर्टेंट है। ये भी एक स्किल सेट है जो आपको डेवलप करना है। तो ये आपको आईसीएडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक से देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमएससी2 के लिए, वो है इंडस्ट्री नॉलेज कि सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्या स्पेसिफिक सिनेरियोज हो सकते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री के क्या स्पेसिफिक सिनेरियोज हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्या मसले मसाइल हैं, सर्विस के क्या हैं, तो ये भी आपको आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक से मिलेगा। आईसीडब्ल्यू में आपने अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस, लेकिन लिमिटेड करने, यानी कि उसके मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा। इंटरैक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस करने हैं खास तौर पे अगर अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी लिमिटेड। आईसीडब्ल्यू की जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको नजर भी आ जाएगा। जो आईकैप है ना और आईसीएडब्ल्यू, उसमें बहुत फ़र्क है। उसकी जो मैं कहूँगा स्किल है, यानी कि जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपके सामने ऑब्वियस रीज़न आ जाएगा। जब आपने खास तौर पे उन लोगों के सामने बात आ जाएगी जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो उन्होंने आईसीडब्ल्यू देखा होगा और आईकैप भी देखा होगा। जब आईसीडब्ल्यू का आपने पेपर देखा या क्वेश्चन देखा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर इन्फॉर्मेशन बहुत है। यानी कि अगर उसका क्वेश्चन पेपर 16, 17, 18 पेजेस का है, तो लिटरली 16, 17, 18 पेजेस का है। यानी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का क्या मतलब है, आईकैप के जब आप पेपर्स में जाएँगे तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होगी। अगर 15, 16, 17 पेजेस का पेपर है तो उसमें बहुत सारे पेजेस ऐसे मिलेंगे जिसमें हाफ पेज पे इन्फॉर्मेशन खत्म हो रही है। जबकि आईसीडब्ल्यू का टोटल यानी कि उसके पेजेस कंप्लीटली ब्लॉक्ड होंगे। आपको नज़र आएगा कि यार वाक़ई में बहुत इन्फॉर्मेशन है। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? खास तौर पे जिन्होंने आईसीडब्ल्यू का किया है। जी, जल्दी से बताएँ। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? ठीक है। तो आईसीडब्ल्यू का लेवल ऑफ टेस्ट है ना, वो एक लेवल हमसे ऊपर भी है। वो उसका लेवल क्या होता है मैं ज़्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल है। ये जो है ना चेक कर रहे होते हैं पेपर्स उनके लिए होता है। लेवल एक ऊपर है उसका। वो क्या टेस्ट करता है? वो टेस्ट करता है सर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब स्टूडेंट जो है, जो पेपर दे रहा है, एग्ज़ामिनर ये चेक करता है कि वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से, और वहाँ चैलेंज ये हो जाता है कि सर सब कुछ तो बता दिया, अब मैं बताऊँ क्या? यहाँ वहाँ पे ये चैलेंज हो जाता है। आईकैप में थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, अगर राइटिंग स्किल डेवलप करनी है तो आपको आईकैप के लिए करनी चाहिए और उसके लिए आईकैप के पास पेपर्स ही रेलेवेंट। यानी कि मतलब क्या हो गया कि राइटिंग स्किल्स के लिए आपके पास आईकैप का पास पेपर ज़्यादा रेलेवेंट है और रीडिंग, स्किमिंग, नॉलेज बिल्डिंग के लिए आपके पास आईसीएडब्ल्यू का मटेरियल है, वो भी टारगेटेड मटेरियल है। तो ये देखिए, ये अप्रोच में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। कि सर ये मैं गलतियाँ कर रहा हूँ अप्रोच में और पेपर में भी जब मैं बात करूँ, अब मैं आपके अब जल्दी से ब्लंडर्स पे आ जाते हैं
के स्टूडेंट, और ये यहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि की वीकनेसेस स्टूडेंट्स के आंसर्स में क्या होती है। ये आप जल्दी, जैसे मैंने कहा है कि भाई रिस्ट्रिक्टिंग द आंसर्स, restricting the restating the facts or numbers without applying them to the context of question, यानी कि आपने as it is क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो आंसर्स में भी लिख दिया, जबकि आपको उसको सिर्फ रेफर करना था और आपको ऐसा लगा आपने आंसर कर दिया, जबकि आपने आंसर नहीं किया। आपने क्वेश्चन से में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी थी उसको दोबारा से लिख दिया और आपको लगा आपने आंसर दे दिया। ठीक है, इसी तरह फेलिंग टू एक्सप्लेन ट्रेंड्स। अच्छा, एक और चीज, या तो थ्योरी बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली और जो बीएफडी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इम्बेड नहीं किया अपने आंसर में, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट चल रही है, उसकी वर्किंग अलग चल रही है, उसको अलग कैलकुलेट किया, जब आप थ्योरी लिख रहे हैं उसको कहीं रेफर ही नहीं किया, या सिर्फ बीएफडी कैलकुलेट अलग से करके दे दिया और थ्योरी कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आता है। तो इस तरह के इशूज हैं। ये जो रिसर्च वर्क है ये आईसीएडब्ल्यू का रिसर्च वर्क है, याद रखिएगा। ये आईसीडब्ल्यू ने अपना रिसर्च वर्क किया था। हमने आईकैप के स्टूडेंट्स के लिए अपना रिसर्च वर्क किया तो वहां पे भी चेक करते हुए ब्लंडर्स नजर आए, वहां पे भी ब्लंडर्स नजर आए, और ये आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये इशू है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इशू के साथ साथ इसका रेजोल्यूशन भी दे दी, सॉल्यूशन किया है। डुप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, ये मैंने अब खुद चेक करते हुए बता रहा हूँ। ये मैं आईकैप का नहीं बता रहा, आईकैप के मैंने एग्जामिनर कमेंट्स की बात नहीं कर रही है। ये मैंने खुद जो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर कह रहे थे इतनी सारी अटेम्प्ट्स में चेक किए, वहां से ये इश्यूज डेवलप हुए हैं। इग्नोरिंग द डेडलाइंस, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग विदाउट एसोसिएटिंग द आंसर्स, तो ये इश्यूज हैं और इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसको इसको किस तरीके से डेवलप करना है, अगर कोई स्किल चाहिए वो भी बताई गई। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक और बात कर लूँ, आखिरी चीज, जो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए इंशाल्लाह जो हम थ्रू आउट द सेशंस अपनी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए यही लॉजिकल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं सर, जिसको हम कहते हैं व्हाट हाउ व्हाई व्हेन एंड सो व्हाट अप्रोच। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या किया है, यानी कि क्या क्या है, क्या मतलब व्हाट इज व्हाट, क्या देखना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये देखना है कि रेवेन्यू 21% से इंक्रीज होगी। अच्छा, ये व्हाट है मेरे लिए, ये मेरा आंसर नहीं है, याद रखिएगा। ज्यादातर आंसर शुरू हो रहे होते हैं वाई से, और मजे की बात, आईसीडब्ल्यू में ज्यादातर आंसर शुरू हो रहे होते हैं सो व्हाट से। वाई एंड सो व्हाट वहां पे टेस्ट होता है सिर्फ, कि भाई सब कुछ बता दिया, अब बताओ क्या, सो व्हाट तो क्या करें। जबकि आईकैप में अच्छी चीज ये है कि हम हाउ से भी अक्सर शुरू कर रहे होते हैं कि कैसे हुआ। मुझे ये नहीं बताया गया होता कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन मुझे ये चेक करना होता है रेवेन्यू 21% से इंक्रीज हुआ, लेकिन कैसे हुआ। भाई इस तरह से हुआ कि 10% जो है ना कॉस्ट इंक्रीज हुई, 10% प्राइस इंक्रीज हुई, या 10% मेरा इन्फ्लेशन था, या 10% मैंने खुद से प्राइस इंक्रीज की है, या 10% वॉल्यूम का इंक्रीज था, ये मैंने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ये आईसीडब्ल्यू में बताया गया होता है 90% केसेस, और आईकैप में कभी कभार नहीं भी बताया होता, तो हाउ से भी शुरू हो जाता। वाई, वाई का क्या मतलब है कि सर ये क्या वजह हुई कि प्राइस 10% इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम 10% इंक्रीज हुआ है। सर हुआ ये है कि 10% से प्राइस मैंने इंक्रीज की क्योंकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट लिया है, और वॉल्यूम मैंने मेरा इंक्रीज इसलिए इस वजह से हो गया है कि मैं मार्केट में जो मेरी एक खास इवेंट हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, वो एक ब्रेकआउट हो गया था एक डिजीज का, जिसकी वजह से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एक खास मेडिसिन का। तो इसका मतलब ये वन ऑफ इवेंट है, जैसे ही ब्रेकआउट खत्म होगा, नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं रहेगी। इसका मतलब मैं एनपीवी में ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता हूँ कि आप इस ग्रोथ की वजह से जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जरा इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि ये तो वन ऑफ इवेंट है, ये बाद में नहीं होगा। तो ये मेरा वाई है, ये सारी जो मैंने बात करी ये वाई है। इसके बाद वैन सर ये बहुत ज्यादा काफी केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ और मैंने कहा कि यार हर साल मेरी सेल जो है ना 10% इंक्रीज होगी। अच्छा, मैंने साथ में ये भी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट्स ना, और मेरा जनवरी टू दिसंबर ईयर एंड है, और मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो है जो मेरा इनिशिएट होगा प्रोजेक्ट वो कब से होगा, वो मेरा प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा फॉर एग्जाम्पल दिसंबर से। अच्छा, ग्रोथ मैंने लगा दी 10%, तो वहां पे फौरन से मेरे ध्यान में अलर्ट आ जाना चाहिए। सर क्या अलर्ट आ जाना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? इस सारे सिनेरियो में अलर्ट क्या आना चाहिए, क्या अलर्ट आना चाहिए, जल्दी से बताएं। इस सारे सिनेरियो में अलर्ट किया है कि दिसंबर से इन्वेस्टमेंट हो रही जा रही है और 10% ग्रोथ है, जनवरी टू दिसंबर मेरा ईयर एंड है। सर अलर्ट ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो 10%, सॉरी इन्वेस्टमेंट हुई है जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, वो तो दिसंबर में हुई है। तो यानी कि मेरा पूरे साल का 10% ग्रोथ नहीं होगा, 5% होगा पूरे साल का, हाफ एंड हाफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये वैन है। और सो व्हाट,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि सर क्या करें, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस, सर ये सब कुछ कर दिया, आप रिकमेंडेशन बताएं। तो ये पूरी अप्रोच जो है ना, तकरीबन सारे क्वेश्चन में हम इसको जब लाइव अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं। मैं एक पोर्टल में आपको एक चीज दिखा दूं, और मैं फिर एक और चीज आपसे एक अलर्ट आपको दूंगा, और इसके बाद हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने ध्यान में रखें और मुझसे कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये बिजनेस मैनेजमेंट वाला एरिया है, यहाँ पे एक चैप्टर है, यहाँ आपको आपको शो कर रहे हैं, लाइव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स आंसर। तो ये आप देखें, तकरीबन तकरीबन अगर मैं देखूं तो सिर्फ लाइव एनालिसिस में हमने कोई 400 आवर्स के करीब लगाए। कितने? 400 आवर्स सिर्फ लाइव एनालिसिस। यानी कि 400 का मतलब क्या है, कितने आवर्स हो गए ये? 6 घंटे हो। 6 घंटे सिर्फ हमने स्टूडेंट का बैठ के लाइव एनालिसिस। देखिए हम, मैं ये क्योंकि सर सऊद भी जैसे कह रहे थे, हम तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं इस पर, और इस बात पे हम बिल्कुल यानी कि क्या कहना चाहिए, अलर्ट हैं कि सर हमें स्टूडेंट्स के आंसर्स को चेक करके उनको बताना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी। अगर आप मुझे आंसर ही नहीं देंगे, आप मुझे सबमिटिंग नहीं करेंगे। अब मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, ठीक है चलें, अभी पेपर रिजल्ट आया है जैसे सर ने कहा, लेकिन आप ये देखें ना कि ग्रुप में मैंने एक नेटफ्लिक्स का असाइनमेंट दिया, एक छोटा सा असाइनमेंट दिया, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या रिप्लाई आ रहा है? रिप्लाई ये आ रहा है कि सर शॉर्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक बच्चे का आया कि सर हमने अभी लेक्चर्स तो अभी तो मैंने लिया है, मतलब एडमिशन, अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया और आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आपने असाइनमेंट दे दिया। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बात आई, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, सर आप कब से जो है ना अपनी जो है यानी कि प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे, असाइनमेंट्स कब से शुरू करवाएंगे? मैंने उसको बोला कि सर आप हमारे ग्रुप में देखें, मैंने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक असाइनमेंट दिया हुआ। तो फिर उसने देखा तो बोला हाँ ये ऑलरेडी आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर देते हैं, सही है। अब म्यूट देखें, आप उन ग्रुप्स को करें ना कि जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा आ रहा है, हम तो जब भी मैं अपना मटीरियल, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप प्राइवेटली करें, ताकि ग्रुप पे ज्यादा मैसेजेस ना आए और लोग इरिटेट ना हो। तो हमारे जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं यार, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज म्यूट बिल्कुल ना करें, उसको देख के उसको फॉलो करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, या नहीं समझ रहे? अगर आप ये अटेम्प्ट करके नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? मैं क्या करता हूँ ज्यादातर केसेस में, मैं वॉइस नोट्स भी दे देता हूँ, वॉइस नोट के जरिए से आपको बता देता हूँ। मैं अक्सर जो है ना चेक करके भी दे देता हूँ, और कुछ केसेस में मैं ये भी करता हूँ कि लाइव आके डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि ये है कि वहां पे ये होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही तरीके से आंसर कर रहे होते हैं, तो नजर भी आ जाता है कि सर क्या है। तो ये तीनों अप्रोचेस चल रही होती हैं, जैसे जैसे हमारे पास टाइम होता है जितना। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तमाम स्टूडेंट्स को एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया जाए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर ये है ओवरऑल मेरी तरफ से। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स एंड टूल्स भी दिए हैं, ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। और ये देखें, ये मैंने रिकमेंडेड रखा है, अभी ये देखें, ये आपके ऊपर है, अगर आपको लेना है ये रिकॉर्डेड जितना लेना है आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना तो ये भी आपके ऊपर है। लाइव भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। शहजाद ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं अभी बता दूं, ये भी आता रहता है सर, एक गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, और वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँ। सर फाइनली आप करना क्या और कैसे है वो गाइड करें, मैंने बता दिया अब्दुल्ला पे, पूरा तो डिस्कस किया कि सर ये स्किल सेट है, इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये स्किल सेट है, इसके लिए ये करना पड़ेगा, सब कुछ तो बता दिया। सर रिवाइज नहीं करना जमीन, मैंने आपको अभी तो बताया कि रीडिंग की जरूरत सिर्फ रिवीजन नहीं है, रीडिंग मुझे मेरी नेसेसरी है, मुझे करना है, मुझे इसकी आदत करनी है। मैं अगर अपनी सेल्फ स्टडी में आदत नहीं करूंगा तो आप मुझे बताएं, पेपर में इतना सारा मटेरियल, इतने प्रेशर में रीड कैसे करोगे? जबकि मैं कह रहा हूं अभी 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 आपको अजीब बचकाना सी बात लगेगी कि पेपर में आपको हर सिनारियो को कहानी की तरह पढ़ना है। सर आप वो कहेंगे कि कहानी की तरह कैसे पढ़ें, मैं तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, अजीब सी आप बात कर रहे हैं। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसकी आदत करनी पड़ेगी आपको स्टडी अप्रोच में, कि हर सिनारियो आपको कहानी की तरह अपनी सेल्फ स्टडी में कर लोगे, पेपर में भी वही कर लोगे फिर। हाँ साकिब, टैक्स पे इंशाल्लाह अपडेट होगी, टैक्स का आप लोगों के साथ अपडेट जो भी आई है वो शेयर की जाएंगी।
और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं टैक्स के। उसमें जितनी भी चीज़ें सेक्शंस हैं, अच्छा सिलेबस भी हमने इंटरप्रेट किया हुआ है टैक्स का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो वहाँ पे कवर्ड हैं, ठीक है? और जो अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। और क्लासेस जो है ना ठीक है। अच्छा नादिश, देखें, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इसकी और फिर मैं क्लोज़ करता हूँ कि क्लासेस हमारी लाइव अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल लाइव हो रही हैं। जितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं ना अभी तक, जितने बैचेस, सारी लाइव क्लासेस हो रही हैं। वीकली 2 लाइव क्लासेस होती हैं। लेकिन उसमें मैंने देखा सर स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं लाइव में। हमारे पास रजिस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं अबव 100 और आ रहे हैं कोई 4, कोई आ रहे हैं कभी 5, कभी आ रहे हैं फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 आ गए। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो अब मैंने ये किया है कि अब क्योंकि देखें, अब क्योंकि हमें चलना है आप लोगों के साथ, तो मैंने सर साउद के साथ करके जो है ना ये एक स्ट्रेटजी डिवाइस की है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा और रिकॉर्डेड, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है अपडेट करने की वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका टाइम टेबल भी शेयर कर दिया जाएगा। और खास तौर पे मेरा फोकस होगा लाइव एनालिसिस और स्टूडेंट्स आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आंसर चेक करूँ। सही है। जो आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया जाएगा उस पर आपसे फॉलो अप लिया जाए कि आपने कितने लेक्चर्स ले लिए हैं, उस हिसाब से आपके साथ असाइनमेंट शेयर किए जाएँ, ज़्यादा चेक करें, ज़्यादा आपके साथ क्वेश्चन हम करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आईकैप के, आईसीडब्ल्यू के। तो मेरा फोकस इंशाल्लाह, हमारा फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा होगा। लाइव क्लासेस हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही होंगी, लेकिन अ, हर वीक में 2 नहीं होंगी, वो आपको इंशाल्लाह टाइम टेबल शेयर कर दिया। सर जी, एक जी दफा नादिश। पोर्टल दिखाना चाहूंगा, आप एक दफा स्क्रीन बंद करिएगा। पोर्टल में एक दफा दिखा भी तो बच्चों को एक तरीके से, हमारे पास वो वेब से ओपन हो जाता है। आप एक स्क्रीन वो करें, मैं आपको पोर्टल दिखाता हूँ ना। सर आवाज़ कम आ रही है। मैं कह रहा था कि पोर्टल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप एक दफा स्क्रीन स्टॉप करिएगा। मैं पे पोर्टल एक दफा चाह रहा हूँ वेब से दिखा दूँ। अच्छा सही है। क्या सर मैं पोर्टल आप दिखा दें, बाकी ये जो स्क्रीन है ना यहाँ पे पोर्टल ही हमने किया हुआ है वैसे। बिल्कुल, मैंने कहा कि वो उनको आइडिया भी हो जाएगा कि एक्चुअली वहाँ पे प्लेस कैसे हुआ है ना। ठीक है, ये आप अभी आवाज़ आ रही है मेरी? ये देख, स्क्रीन आ रही है? तो आई थिंक ये स्क्रीन है पोर्टल की, जो सर फुरकान आपसे बात कर रहे थे ना, कि ये 4 टैब बने हुए हैं। पहला टैब सर फुरकान का टैब बना हुआ है, दूसरा टैब मेरा टैब बना हुआ है, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है। फिर तीसरा टैब जो है एथिक्स का अलग बना हुआ है, टैक्स एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलग टैब बना हुआ है। और फिर एक ऑप्शनल का टैब बना हुआ है, जिसमें यह है कि कोई अगर एक ही पेपर है किसी का, और अगर किसी को ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो वो BFD के सारे कॉन्सेप्ट और कुछ एक्स्ट्रा बातें वो यहाँ रखी गई। तो प्लीज़ ये टैब्स को बड़ा आपने यूज करना है, और ये टैब्स ही की बेसिस पे एक्सेल की फाइल बनाई गई थी। बाकी मैं लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि देखें, ये जो डॉक्यूमेंट था ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। सर आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे ग्रुप पे, जो बच्चों से जो है ना अभी दिखाए गए हैं स्क्रीन पे। तो जी बिल्कुल, जितने जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो Absolutely। शो कर देंगे। ये अप्रोच आपने नहीं भूलनी है। देखें, ये जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे मैं वापस मुखातिब हूँ कि यार आप इस अप्रोच पे जाएं, काम करें प्लीज। और बाकी ये कि जो लोग क्लासेस ले रहे होंगे, वो तो फिर सर फुरकान ने जैसे बताया कि मैं और सर फुरकान फॉलो कर रहे होंगे। ड्राफ्टिंग भी इस बार सर ने जैसे कहा कि हमारे पास ज्यादा फोकस ये है कि यार आपके आंसर चेक हो, जो पता चले कि कोई अगर दाना खासा 2-2 3 अटेम्प्ट से पास नहीं हो रहा, तो वो आंसर चेक कराएगा तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और बाकी कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो सर ने बात की कि यार कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सेप्ट वीक होगा, आपने गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, गलतियां मिस्टेक लॉग बनाना है, और अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट का मसला आएगा तो यू नीड टू रिवर्ट बैक टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चले मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई सवाल होता है, आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। बाकी सर फुरकान का भी अगर आप कहेंगे तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। गुजारिश ये है कि यार देखें, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो फिर आप फुल एसोसिएट हो, और अगर आप कहते हैं नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है लेक्चर लेने का, तो फिर आप हमसे एसोसिएट ना हो, आप फिर सेल्फ स्टडी पे जाएं। हमें बहुत अफसोस होता है, लास्ट टाइम हमने जैसे मैंने बताया एक्टिविटी की, और अनफॉर्चुनेटली जब रिपोर्ट निकाल के देखी तो पता चला कि यार लोग जो हैं वो सब नहीं रेफर कर पा रहे। कोई आधे लेक्चर लेके छोड़ रहा है, कोई पौने लेक्चर लेके छोड़ रहा है, कुछ लोग हैं जो पूरे लेक्चर ले रहे हैं। एंड रिजल्ट वाले दिन फिर हमें जैसे तो तकलीफ होती है। आप आधे लेक्चर लें, पाव लेक्चर लें, पौने लेक्चर लें, आप हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और बाकी आई एम अगेन वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल द स्टूडेंट जो हमें हेल्प करते सर हैं। ये इस पे मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा, ये बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास इसी तरह आए थे कि सर वो लेक्चर्स हमने कंप्लीट लिए नहीं, मैं इस दफा नहीं कर सका, लेकिन ये है कि मैंने लेक्चर्स नहीं लिए। तो बहुत ज्यादा फिर है ना तकलीफ होती है कि हमने इतनी वो की हुई है। हम अगर इसको आपने सपोर्ट करने को तो ना फिर तैयार हैं। पूरे बिल्कुल, 100% एफर्ट के साथ। इसमें 100% हमारे साथ आपने फिर एसोसिएट होना पड़ेगा, वरना फिर आप सेल्फ स्टडी पे जाएं सॉरी के साथ यार। फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमें जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
और हम तो चाहते हैं कि एक बच्चा क्वालिफाई, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना, जो आपका मैसेज आता है क्वालिफिकेशन का, मैं आपको बता रहा हूँ, उस फीलिंग का कोई नेमोबदल ही नहीं, ठीक है ना। तो चाहे सर फुरकान को आप मैसेज करें, चाहे मुझे मैसेज करें, चाहे वो ग्रुप पे मैसेज करते हैं कि सर मैं MSc 2 के पास करने का क्वालिफाई हो गया, वी वांट दीज मैसेजेस यार, सीरियसली स्पीकिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज यार डेडिकेटेड एफर्ट करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में पेपर निकालेंगे, इसी अटेम्प्ट में पेपर निकालेंगे। चलें, थैंक यू सर फुरकान, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपकी कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, आप इस नंबर इंशाल्लाह। पर कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारे पास होंगे, नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स आ जाएंगी, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल डेडिकेटेड बुक है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर उस बुक को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह नमाज का भी टाइम हो गया, हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, सबको इस बार क्वालिफाई कर पाए, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सर फुरकान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।